हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम लोग बात करेंगे भारत सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच चुनाव आयुक्त यानी इलेक्शन कमीशन से जुड़े चल रहे विवाद के बारे में। विवाद क्या है कि 2018 में चुनाव आयोग की पारदर्शिता से जुड़े मामलों पर कुछ याचिकाएं दायर की गई थीं। तो इस समय विवाद है मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति। चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, उसकी नियुक्ति को लेकर क्यों सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार से पूछे तीखे सवाल। अभी जो जस्टिस जो पहले पॉइंट देख लेते हैं फिर बताते हैं। वर्ष 2018 में चुनाव आयोग के कामकाज में पारदर्शिता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं डाली गईं। इन याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने क्लब करके 5 जजों की पीठ को रेफर कर दी और अब सुनवाई शुरू हो गई। तो सवाल क्या है उसमें, सुनवाई में जो पहला सवाल किया गया जस्टिस अजय रस्तोगी। पहले सवाल चुनाव आयुक्त यानी इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य चुनाव आयुक्त यानी इलेक्शन कमिश्नर और चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त, मतलब जो एक मुख्य चुनाव आयुक्त हो गया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अन्य चुनाव आयुक्त, ठीक, की नियुक्ति प्रणाली पर सवाल कि आप उनकी नियुक्ति कैसे करते हैं, इस पर हमें बताओ। जस्टिस अजय रस्तोगी ने केंद्र से अरुण गोयल की नियुक्ति में अपनाई गई प्रक्रिया के बारे में पूछा था। कुछ ये 2018 में रिट्स डाली गई थी, ठीक है, लेकिन कुछ टाइमिंग ऐसी खराब है सरकार की कि इसी समय जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनकी नियुक्ति हो गई, इसी समय इसी टाइम नियुक्ति हुई, ठीक। तो पहला सवाल जो है उन्हीं से रिलेटिव सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछ लिया। तो जस्टिस अजय रस्तोगी, जो 5 जजों की पीठ है उसमें जस्टिस अजय रस्तोगी हैं। जस्टिस अजय रस्तोगी ने केंद्र से अरुण गोयल की नियुक्ति में अपनाई गई प्रक्रिया के बारे में पूछा था। नियुक्ति क्या कोई विशिष्ट तंत्र या मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर हुई? मतलब अजय रस्तोगी ने केंद्र सरकार से नियुक्ति के बारे में पूछा कि नियुक्ति क्या कोई विशिष्ट तंत्र या मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर हुई। तो अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी, जो भारत के अटॉर्नी जनरल हैं, उन्होंने भारत सरकार के पक्ष में, मतलब भारत सरकार की ओर से बताया कि अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी ने बताया सचिवों के पद पर सेवारत और सेवानिवृत्त अधिकारी, सेवारत जो कार्यरत हैं प्रेजेंट टाइम, सेवानिवृत्त जो रिटायर हो चुके हैं, ठीक है, अधिकारियों की एक सूची तैयार की जाती है। ये जो सचिव होते हैं दरअसल सब आईएएस होते हैं, सब सारे ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, नौकरशाह होते हैं। तो उन्हीं की एक लिस्ट तैयार की जाती है, एक सूची तैयार की जाती है। इसके आधार पर पीएम और राष्ट्रपति के विचारार्थ पैनल तैयार किया जाता है। पहले एक लिस्ट तैयार की जाती है, फिर राष्ट्रपति और पीएम के विचारार्थ एक पैनल तैयार किया जाता है। पीएम पैनल पर विचार करने के बाद राष्ट्रपति को एक नाम की सिफारिश करते हैं। पीएम उस पैनल पर पहले विचार करते हैं, फिर राष्ट्रपति को उस एक नाम की सिफारिश करते हैं। आगे देखते हैं। सिफारिश के साथ एक नोट भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाता है। नोट का मतलब एक पत्र, रुपया पैसा मत समझ लेना, नोट का मतलब एक पत्र। एक पत्र राष्ट्रपति को, मतलब एक नोट भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाता है। ये सारी प्रक्रिया जब हो जाती है उसके बाद उसमें वरिष्ठता देखी जाती है। वरिष्ठता, श्रेष्ठ, सीनियरिटी नियुक्ति में वरिष्ठता का पालन किया जाता है, ठीक। ये तो जो विवाद है और उस पे जो अटॉर्नी जनरल ने सवाल जवाब पूछा वो बात हो गई, ठीक। तो उसके बाद हम लोग चलते हैं कि भारतीय संविधान में इसके क्या प्रावधान है। मतलब चुनाव आयुक्त, इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमिश्नर और अन्य मुख्य इलेक्शन कमिश्नर,
अन्य इलेक्शन कमिश्नर और मुख्य इलेक्शन कमिश्नर से जुड़े हुए प्रावधान क्या हैं। तो भारतीय हम लोग चलते हैं संविधान में देखते हैं राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अन्य इलेक्शन कमिश्नर। ठीक, चीफ इलेक्शन मतलब मुख्य चुनाव आयुक्त और इलेक्शन कमिश्नर चुनाव आयुक्त। ठीक, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होती है। यहाँ कार्यकाल लिख लो, कार्यकाल। ठीक, कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष एज है, उम्र। ठीक, वर्ष उम्र। जो भी पहले हो, कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष उम्र, जो भी पहले हो। जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये इनका पद भारत में बहुत ज़्यादा विवादों में रहता है। बहुत कम लोगों ने 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया, बाकी सब पहले ही हट गए राजनीतिक कारणों से। इसीलिए इलेक्शन कमीशन, जो चुनाव आयुक्त है, इलेक्शन कमीशन चर्चाओं में रहता है, विवाद में रहता है, समय समय पर अपने विवादों में रहा है। अब कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष उम्र मतलब कार्यकाल एक पीरियड 6 वर्ष का है। अगर 65 वर्ष पहले उम्र हो गई, 6 वर्ष से पहले 4 वर्ष आपने कार्यकाल पूरा किया और 4 वर्ष के बाद आप 65 वर्ष के हो गए, तो आप वहाँ से पद से सेवानिवृत्त हो जाओगे। ठीक है, वेतन और भत्ते के बारे में बात करते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान वेतन, सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होंगे उनके समान, और सुविधाएं भी वही होंगी। ठीक है, भारत का चुनाव आयोग संविधान से ही अधिकार प्राप्त करता है। जो भारत का चुनाव आयोग है, वो चुनाव आयोग संविधान से ही अधिकार प्राप्त करता है। मतलब इलेक्शन कमीशन, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान से ही अधिकार प्राप्त करता है। ठीक है, अब अच्छा हम लोग बात करते हैं थोड़ा इस आर्टिकल पे चलने से पहले थोड़ा और इसकी पृष्ठभूमि में जाते हैं। पृष्ठभूमि इलेक्शन कमीशन की ये है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ, संविधान बना, तो समस्या ये आई कि भारतीय जो जनप्रतिनिधि होंगे, विधायक, एमएलए या जो भी, ठीक है, एमपी, जो भारतीय जनता के प्रतिनिधि होंगे, इनका चुनाव कैसे होगा। तो प्रतिनिधियों के चुनाव से जुड़े मामले पर विचार विमर्श करने के बाद भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, किसके अध्यक्ष थे? प्रारूप समिति के, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने सुझाव दिया कि जनप्रतिनिधियों का चुनाव करने के लिए एक इलेक्शन कमीशन मतलब चुनाव आयोग का गठन किया जाएगा। ठीक है, और उस समय परिस्थितियां कुछ ऐसी थीं कि एक पद, सिर्फ चीफ इलेक्शन कमीशन या इलेक्शन कमिश्नर या चीफ इलेक्शन कमिश्नर, कुछ भी कह लो, एक होता था, सिर्फ एक पद था। लेकिन समय के साथ उसमें चेंजिंग होती चली गई। तो जब देश आज़ाद हुआ था, परिस्थितियां कुछ और थीं, और परिस्थितियां धीरे धीरे बदल गई। ठीक, आर्टिकल 324 संविधान का आर्टिकल 324 निर्वाचनों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना बताता है। आर्टिकल 324 बताता है कि जो निर्वाचन होगा, जो चुनाव होंगे, उसका अधीक्षण, ये 3 पॉइंट याद रखना महत्वपूर्ण है, अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण, ये निर्वाचन आयोग में ही निहित होगा। मतलब जो हमने बात की पहली वाली लाइन की कि चुनाव आयोग संविधान से ही अधिकार प्राप्त करता है, वो यहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है, आर्टिकल 324 संविधान। आगे संविधान ने आर्टिकल 324 से ही निर्वाचन आयोग को चुनाव संपन्न कराने की जिम्मेदारी दी। मतलब भारतीय संविधान ने आर्टिकल 324 में ही निर्वाचन आयोग को चुनाव संपन्न कराने की जिम्मेदारी दी। आगे चलते हैं। संविधान के भाग 15 में आर्टिकल 324 से लेकर आर्टिकल 329 तक निर्वाचन आयोग की व्याख्या की गई है।
फिर से रिपीट करते हैं। संविधान के भाग, ध्यान रखना भाग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। भाग, संविधान के भाग 15 में आर्टिकल 324 से लेकर आर्टिकल 329 तक निर्वाचन आयोग की व्याख्या की गई है। ठीक है, बताया गया है उसके प्रावधान वगैरह। तो अब हम चलते हैं इलेक्शन कमीशन की संरचना के बारे में बात करते हैं। संरचना, आर्टिकल 324 क्लॉज 2, मतलब आर्टिकल 324 के क्लॉज 2 में इलेक्शन कमीशन, ईसी मतलब इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग, ठीक, मुख्य निर्वाचन आयुक्त मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और उतने अन्य निर्वाचन आयोग से यदि कोई हो जितने राष्ट्रपति समय समय पर नियत करें, मिलकर बनेगा शुरू में एक पद। मतलब पहले हमने अभी आपको बताया एक पद था, लेकिन परिस्थितियों के हिसाब से जैसे कि संविधान में आर्टिकल 368 जोड़ा गया, 368, वो इसलिए वो संविधान संशोधन से जुड़ा हुआ है, तो वो इसीलिए जोड़ा गया कि आगे परिस्थितियां बदलेंगी और एक्ट पास किए जाएंगे, कानून बनाए जाएंगे, तो उसके लिए वो था। ठीक है, कि परिस्थितियों के हिसाब से संविधान की ज़रूरतें और संविधान में चेंजिंग आएंगी। तो जैसे पहले किसी ने नहीं कल्पना की होगी कि हमको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे एक्ट बनाना पड़ेगा। आज मीडिया, सोशल मीडिया, फ़ोन, कैमरा, वीडियो बना रहे हैं हम, इन सब चीज़ों पे एक्ट बनाना पड़ेगा, लेकिन आज पड़ा। तो ये पहले 1947 में तो हमको नहीं पता था, कहाँ से हम लोग उसे मेंशन करते। तो ऐसी ही परिस्थितियों से निपटने के लिए यहाँ ये प्रावधान किया गया था कि मतलब राष्ट्रपति समय समय पर जितने नियत करें। वैसे 368 है संविधान में कि परिस्थितियों से परिस्थितियाँ जैसी हों उसके अनुकूल संविधान में परिवर्तन किए जाएं। ठीक है, परिस्थितियों के अनुकूल संविधान में परिवर्तन किए जाएं, इसके लिए आर्टिकल 368 368। अब हम लोग चलते हैं फिर से अपने पॉइंट पर। ठीक है, तो शुरू में एक पद था, फिर जब राजीव गांधी सरकार आती है, राजीव गांधी सरकार ने 16 अक्टूबर 1989 को बहुसदस्यीय बना दिया। मतलब राजीव गांधी सरकार ने निकाय को 16 अक्टूबर 1989 को बहुसदस्यीय निकाय बना दिया। उसके बाद बहुसदस्यीय में 2 अन्य चुनाव आयुक्त हो गए और 1 चुनाव आयुक्त, मतलब 2 अन्य इलेक्शन कमिश्नर और 1 मुख्य चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक, उसके बाद 2 जनवरी 1990 को पीएम वीपी सिंह सरकार ने आयोग को फिर से एक सदस्यीय सरकार बना दिया, एक सदस्यीय बना दिया। एक सदस्यीय मतलब फिर से वही एक सदस्य जो यहाँ व्यवस्था थी शुरू में, एक सदस्यीय। ठीक, अच्छा, ये कांग्रेस की सरकार थी और वीपी सिंह की राष्ट्रीय मोर्चा सरकार थी, राष्ट्रीय मोर्चा पार्टी की सरकार। ठीक, तो अक्सर होता है कि जब सरकारें चेंज होती हैं तो कानून व्यवस्था और संरचना थोड़ी सी चेंज होती है। ठीक है, वो यहाँ भी देखने को मिला। उसके बाद 2 जनवरी के बाद बात ये है, 2 जनवरी 1990 में ही 1 अक्टूबर 1990 में पीएम वीपी सिंह नरसिम्हा राव, ठीक, सरकार ने फिर से इसे, जो राजीव गांधी सरकार ने किया था 2+1 वही कर दिया, 2+1 मतलब 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर सीई और 2 अन्य इलेक्शन कमिश्नर। ठीक, पीवी नरसिम्हा राव ने ये व्यवस्था फिर से कर दी। फिर नियुक्त के लिए एक अध्यादेश जारी कर दिया। अध्यादेश आप लोग जानते होंगे कि अध्यादेश जब हमारी संसद सत्रावसान पे होती है, यानी मतलब छुट्टी पे होती है, तब हमको अगर कोई कानून की ज़रूरत पड़ती है तो संसद छुट्टी पे होती है तो राष्ट्रपति एक अध्यादेश जारी करता है। वो अध्यादेश जारी होता है संविधान के आर्टिकल 123। ठीक, ये राष्ट्रपति जारी करता है भारत के लिए और राज्यपाल जारी करता है 213 के तहत राज्य के लिए। राज्यपाल आर्टिकल 213 के तहत राज्य के लिए और राष्ट्रपति आर्टिकल 123 के तहत भारत सरकार मतलब देश कंट्री के लिए अपनी। ठीक है, तो अध्यादेश जारी किया गया और फिर वो अध्यादेश समझ लो एक कानून होता है। उस अध्यादेश की जो एज होती है, उम्र होती है, लिमिट, वो 6 महीने 6 सप्ताह होती है। मतलब 6 महीने के लिए संसद छुट्टी पर जाती है। ठीक है, 6 महीने संसद छुट्टी पर रही तो तब तक के लिए वो बना लिया गया। उसके बाद जब पहली बैठक होती है, सत्रावसान के बाद जब
पहली बैठक होती है संसद की, तो उसके 6 सप्ताह तक जो अध्यादेश है वो कानून के रूप में सुचारू रूप से काम करता रहता है। अगर 6 सप्ताह तक कानून पास कर दिया गया, संसद ने पास कर दिया, तब तो वो कानून बन जाएगा। अगर 6 सप्ताह तक अध्यादेश संसद ने पास कर दिया, फिर वो एक्ट अधिनियम कानून बन जाएगा। अगर नहीं पास किया तो 6 सप्ताह बाद वो अपने आप हट जाएगा, निरस्त हो जाएगा, रद्द हो जाएगा, उसको कूड़ा बन जाएगा। ठीक है, तो अध्यादेश जारी किया गया और वो 1+2 वाली बात कही गई। ठीक, बाद में इसे कानून भी बना दिया गया। देखो, बाद में कानून का रूप धारण कर लिया। ठीक, तो अब इसकी सेवा शर्तें, संशोधन अधिनियम 1993 द्वारा प्रस्तावित किया गया और 1994 में। ठीक, इसमें कहा गया कि 3 सदस्यों के अधिकार किसी भी निर्णय में बराबर होंगे। मतलब अगर 3 सदस्य बैठकर कोई निर्णय ले रहे हैं तो उसमें ये नहीं होगा जो इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य इलेक्शन कमिश्नर है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक, उसकी बात ज़्यादा मानी जाएगी। जो 2 अन्य रहेंगे, जो अन्य भी रहेंगे, उनकी बात भी बराबर होगी। मतलब चीफ की तो बात रहेगी, चीफ जितनी बात कहेगा, सबकी बात, सबके निर्णय, सबकी सहमत बराबर होगी। तो आई होप आप सब लोग समझ गए होंगे कि हमको जो विवाद चल रहा है वो सुप्रीम कोर्ट से इसीलिए पूछा जा रहा है। दरअसल हुआ ये है, इसे हटा देते हैं, कि भारत सरकार ने अरुण गोयल की नियुक्ति की मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में। ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रूप में अरुण गोयल की नियुक्ति की। तो हम लोग जानते हैं कि भारतीय जो सरकारी कार्यालय हैं, ऑफिस हैं, उनमें फाइलों में टाइम लगता है। यहाँ क्या हुआ, एक दिन में वैकेंसी निकली, मतलब ठीक, रिक्ति निकली, एक ही दिन वही आवेदन आया। जिस दिन आवेदन आया उसी दिन आवेदन भरा गया। उसी दिन पैनल, अभी हमने बताया आपको, पैनल बना, राष्ट्रपति और पीएम ने विचार किया, विचार करने के बाद पैनल पे पीएम ने एक नाम सेलेक्ट किया। एक ही दिन में, मतलब 24 घंटे में, जो इन्होंने अभी प्रक्रिया बताई, वो नाम सेलेक्ट करने के बाद राष्ट्रपति को एक नोट के साथ भेज दी गई और उसी दिन उनकी नियुक्ति हो गई। उन्होंने पद भी उसी दिन ग्रहण कर लिया। ठीक, तो जब ऐसा हुआ तो विवाद, क्योंकि विपक्ष में भी लोग बैठे हैं और तो उनकी नज़र पहले, और सुनवाई भी चल रही थी, कुछ टाइमिंग ख़राब थी कि 5 जजों की भी पीठ पहले से बैठी थी, 2018 की रिट्स की सुनवाई कर रही थी, तो वो पद भी तुरंत ग्रहण हो गया। तो उसी को लेके विवाद और बढ़ गया। ठीक, अच्छा, और बात राजीव गांधी सरकार की राजीव गांधी की, तो जो एक पॉइंट हम बता दे रहे हैं कि राजीव गांधी की हत्या जब हुई थी, ठीक, 1991 में, शायद डेट 21 मई है जहाँ तक हमें याद है, देख लेना आप लोग। राजीव गांधी की हत्या 21 मई 1991। ठीक, तब ये हुआ कि उनके जो अपराधी थे, जिन्होंने अपराध किया था, हत्या की थी, वो काफ़ी टाइम से जेल में बंद थे। तो थोड़े दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भारत सरकार अपना जो नज़रिया है, पक्ष है, वो क्लियर करे और बताए, क्योंकि वो एक अच्छे व्यवहार के साथ अंदर रह रहे थे। मतलब वो व्यवहारता देखी जाती है जेल में, कौन कैसे व्यवहार के साथ रह रहा है। तो उन्होंने कहा कि भारत सरकार अपना पक्ष तय करे, अपना बिंदु बताए, लेकिन भारत सरकार उस पर चुप रही, कुछ बोली नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा फिर हम इनको रिहा कर देंगे, और राहुल गांधी फैमिली ने भी उन पर नरमी दिखाई। हालांकि कांग्रेस पार्टी के अन्य नेता जैसे रमेश पवार या दिग्विजय सिंह या बड़े अन्य वरिष्ठ नेता थे, उन्होंने इस बात को लेकर नाराज़गी दिखाई कि ऐसा नहीं होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नाराज़गी दिखाई। लेकिन अब भारत सरकार, मोदी सरकार ने फिर से कहा है सुप्रीम कोर्ट से, और एक याचिका दायर की है सुप्रीम कोर्ट में कि जो कैदी रिहा करे गए हैं उनको फिर से जेल पहुंचाया जाए। तो अब जब ये फैसला, अब वो पॉइंट छोड़ देते हैं राजीव गांधी हत्या वाला, जब इसका ये 5 जजों की जो पीठ बैठी है इलेक्शन कमिश्नर की पारदर्शिता को लेकर, इसका जब फैसला आएगा तो हम नया प्रोग्राम आपके लिए लेके आएंगे। अगर जानकारी हमारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को हमारे लाइक और सब्सक्राइब, शेयर करें, और आगे और ऐसी जानकारी आप पाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।